ये तो रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब दूसरी बात, इस लोकसभा में किसी व्यक्ति को चुना जाना है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, या अन्य अर्थों में कहें कि लोकसभा यानी लोअर हाउस का सदस्य बनने के लिए, सांसद बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हमारे संविधान का अनुच्छेद 84 कहता है कि वह व्यक्ति भारत का सिटीजन होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसके अलावा संसद द्वारा बनाई गई विधियां जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है उसमें वो क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अपने क्षेत्र के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए। अब मैंने इसमें बोला कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों में क्वालिफाई होना। अब संसद इससे संबंधित क्या विधियां बनाती है? संसद इसके संबंधित कई विधियां बना चुकी है, जैसे 1958 में आरपीए एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, प्रतिनिधि अधिनियम भी इसको कहा जाता है। इसमें उसमें कुछ बातें रखी। तो पहला ये रखा है कि वो व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरा रखा है कि वो व्यक्ति जो है वो उसकी जो मेंटल स्टेट है वो साउंड होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से सही है या नहीं है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी जो सक्षम कोर्ट है वो उसका निर्णय करेगा। तीसरा ये कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या है इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगली अर्हता जो संविधान संसद विधि बना के बनाती है वो कि वो किसी अन्य देश का नागरिकता उसने धारण नहीं की होनी चाहिए, ये भी तय होना चाहिए। और अगर वो पार्टी के किसी नियमों का उल्लंघन करता है, वायलेशन का उल्लंघन करता है जो आरपीए एक्ट में दिया गया है, तो भी वो एमपी नहीं बन सकता। अब इसके बाद में कोई व्यक्ति अगर एमपी बन गया उसके बाद भी उसको उसकी क्वालिफिकेशन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसके भी कुछ आधार हैं। पहला ये कि खुद ही वो व्यक्ति राइटिंग में लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को राइटिंग में दे दे कि वो जो है रिजाइन करना चाह रहा है, इस्तीफा देना चाह रहा है, तो उसकी सीट छूट जाएगी। दूसरा ये कि अगर वो 60 दिन से अधिक यानी 2 महीनों की अवधि से अधिक लगातार जो है अगर उसने संसद या लोकसभा को अटेंड नहीं किया है, उसकी सूचना स्पीकर को नहीं दी है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तीसरा ये कि अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है और उसमें कल्प्रिट माना जाता है, उसमें अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो भी उसको छोड़नी पड़ेगी सीट। अगर यानी दल बदल विरोध जो अधिनियम बना है वो अगर उसके नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और वो चीज सिद्ध हो जाती है तो भी उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति सांसद लोकसभा का सदस्य बन सकता है और किस तरह से उसको अपनी सदस्यता को त्यागना पड़ सकता है। इसमें एक विशेष बात यह भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 101 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो किसी एक की सदस्यता वो रख सकता है, तो भी उसको छोड़नी पड़ सकती है। लोकसभा का सदस्य होते हुए वो अगर किसी विधानसभा का सदस्य बनता है तो भी उसे अपनी लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ सकती है। ये कुछ विशिष्ट प्रावधान है आर्टिकल 101 के। अब अगला कि लोकसभा की सदस्यता बनने का सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है चुनाव, जिसे हम सामान्य रूप में आम चुनाव कहते हैं। इनको सामान्य भाषा में जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन का जो नेचर है, हालांकि संविधान में एक अलग से इलेक्शन का चैप्टर है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्शन का आप सिंपल मतलब समझ लीजिए, हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज है कि हमारे यहाँ पर हर वो व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वो वोट दे सकता है और उसके वोटों द्वारा जो इलेक्शन होगा डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, इसमें कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी सबसे पहले भागकर पोस्ट को कौन छूता है वो सिस्टम है। जो भी व्यक्ति सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे उसको कितने भी परसेंटेज वोट मिले मैक्सिमम। कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्शन हुआ, उसमें 10 लोग इलेक्शन फाइट किया, उसमें सबसे ज्यादा वोट मान लो 7% भी किसी को मिले हैं, बाकी किसी को 6 मिले, किसी को 5 मिला, जितना भी मिला हो, या उसको 10% वोट भी मिले, तो सबसे ज्यादा जिसको मिलेगा वो इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। इस पर भी वाद विवाद चलते रहते हैं। एक तरफ इलेक्शन सिस्टम होता है उसे प्रोपोर्शनेट सिस्टम कहा जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें सर्वाधिक वोट प्राप्त करता विजित घोषित किया जाता है। तो लोकसभा के लिए हमारे देश में 552 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हुई है, जो अधिकतम है 552 जो है वो हमने 1970 के दशक में 1971 की जनगणना के आधार पर बनाई और ये प्रावधान किया गया कि जिस भी स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली उतनी सीटें बनाई जाए। जैसे यूपी में सर्वाधिक जो है एमपी की सीटें वो पॉपुलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसे स्टेट जहां पर 60 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर ये कुछ अनुपात जो है थोड़ा कम रख के प्रयास किया जाता है, एटलीस्ट उसको एक सीट दी जाए। 1976 में व्यवस्था लाई गई ताकि जनसंख्या के नियंत्रण को रोका जा सके, जनसंख्या पर जो की वृद्धि के पर नियंत्रण लाया जा सके। जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में लोग अपने एमपी की सीटें नहीं बढ़ा पाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था 2022 तक रहेगी। हमारे देश में एमपी एमएलए के इलेक्शंस की जो
पॉपुलेशन से रिलेटेड जो सेंसस है वो हमेशा 1971 माना जाता रहा है 1976 के बाद से, और ये व्यवस्था 2022 तक बनी रहेगी। अब पॉपुलेशन शब्द के दो अर्थ आपको समझने पड़ेंगे। पॉपुलेशन, जब हम बात करते हैं जनसंख्या की बात करते हैं और एक स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी, दूसरे स्टेट को कितनी सीटें एमपी लोकसभा में मिलेगी, तो हम पॉपुलेशन का जो सेंसस है वो 1971 मानते हैं। लेकिन विद इन स्टेट जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन वर्ड की चर्चा करते हैं, तो वो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 की। इन दोनों का एक झीना सा फर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल मतलब ये है कि गुजरात को कितनी सीटें मिलेगी, बंगाल को कितनी सीटें मिलेगी, राजस्थान को कितनी सीटें मिलेगी, यूपी को कितनी सीटें मिलेगी, लोकसभा के अंदर कैसे तय होगा? जनसंख्या के आधार पर। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या। एक बात। अब राजस्थान को कितनी सीटें मिली? 25 सीटें। इन 25 सीटों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, ये कैसे तय होगा? पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन कौन सी? 2011 की। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आ गई। अब अगली बात, एमपी यानी लोकसभा का मेंबर ऑफ लोकसभा क्या करता है, उसके पास शक्तियां क्या है? पहली बड़ी शक्ति उसके पास जो है वो ये कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है सपोर्ट करने वाला हाउस है। क्या मतलब है इसका? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब तक सरकार की मेजोरिटी लोकसभा में है तब तक ही वो सरकार है। मतलब गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज मेजोरिटी इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसका क्या हुआ कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही सत्ता में रह सकती है तब तक, जब तक कि उसकी मेजोरिटी लोकसभा में है। जैसे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसकी सत्ता है? वो एनडीए गवर्नमेंट की सत्ता। तो एनडीए गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने मेजोरिटी कहां प्राप्त की? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में मेजोरिटी है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसलिए लोकसभा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर मेजोरिटी नहीं है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपको याद होगा एक वर्ड बार बार चर्चा में आगे भी आएगा, मैं आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पढ़ाऊंगा, संसदीय विधियां कैसे चलती है, संसद की कार्यविधि कैसे चलती है, उसमें एक वर्ड चलता है मोशन। मोशन में भी आप चलोगे कि कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी सदन में सत्ता का परीक्षण किया जाता है, फ्लोर टेस्टिंग की जाती है कि सरकार के पास में मेजोरिटी है या नहीं है, तब लोकसभा की ही बात होती है। और लोकसभा में अगर कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार जीत जाती है तो सत्ता में रहेगी, हार जाती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और उसके बाद में पुनः नए चुनाव करवाए जाते हैं, आम चुनाव करवाए जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली। दूसरी जो शक्ति लोकसभा के पास में है, मेंबर ऑफ लोकसभा के पास में रहती है, वो मनी बिल से रिलेटेड रहती है। संसद ने उन लोगों को अधिक शक्ति दी है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं। किस मामले में? पैसे के मामले में। सिंपली आप समझ लीजिए मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, उस पर आगे तफसील से चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा दे रखी है। ये समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज ये समझिए कि हमारे देश में जो सरकार है वो जनता के अधीन है, जनता के सेवक हैं। ये संविधान में भी ये वर्णित है। इसका क्या अर्थ है कि सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिसका समर्थन जनता को नहीं है। अब सरकार क्या कार्य करेगी जो सरकार जनता के प्रतिनिधि कहेंगे? जनता के प्रतिनिधि कहां बैठे हैं? लोकसभा में। कौन से प्रतिनिधि? प्रत्यक्ष या परोक्ष? प्रत्यक्ष बैठे हैं। तो प्रत्यक्ष वाले ही जो है सरकार बनाएंगे। तो इसका मतलब सरकार किसके अधीन हो गई? जनता के प्रत्यक्ष अधीन में। अब सरकार कोई भी काम करेगी, सरकार पैसे से रिलेटेड दो काम कर सकती है। जनता से पैसा लेना। जनता से पैसा कैसे लिया जाता है? मोटे रूप में टैक्स के रूप में लिया जाता है। नॉन टैक्स वगैरह इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बजट में। अभी आप समझ लीजिए मोटा मोटी जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बड़ा तरीका जो या सबसे प्रचलित तरीका है जनता से पैसे लेने का, वो है कर लगाना। कर कब लगाएगी सरकार? जब जनता अनुमति देगी। तो कर कैसे लगाओगे आप? मनी बिल ला के। एक बात, आपने जो कर से पैसा इकट्ठा किया वो आपने सरकार के पास में जो पैसे के जो खजाने हैं उनको संचित निधि कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, कंटीजेंसी फंड कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट इत्यादि 3 फंड आर्टिकल 266 और 67 में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि सरकार के खजाने से एक पैसा भी अगर आपको निकालना होगा, आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको संसद यानी लोकसभा अनुमति नहीं देगी। आर्टिकल 265 कहता है। तो मनी बिल के मामलों में लोकसभा के पास में एक्सक्लूसिव पावर है, अनन्य शक्तियां हैं। वो शक्तियां राज्यसभा के पास में नहीं है, क्योंकि लोकसभा जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित लोगों की सभा है। इसलिए इसको आम सभा या इसको लोअर हाउस
निम्न सदन भी कहा जाता है। इसलिए मनी बिल के मामलों में, धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास बहुत शक्ति है। क्या है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपने कभी देखा होगा कि संसद में बजट पेश करवाया जाता है आर्टिकल 112 के तहत। वित्त मंत्री चाहे वो किसी भी हाउस से आया हो, वो बजट पेश करेगा संसद में, तो किसके समक्ष करेगा? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा के सामने। चाहे वो मंत्री राज्यसभा से आए हो, ऐसे बहुत से वित्त मंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से आए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बजट पेश किया तो किसके सामने किया? लोकसभा के सामने किया। बस ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा जो है, राष्ट्रपति का चुनना हो, राष्ट्रपति का महाभियोग हो, या कोई सामान्य जो है बिल लाना हो, उसमें भी इनकी भूमिका रहती है। सामान्य लेजिस्लेशन में भी इनकी भूमिका रहती है। संविधान में संशोधन करना हो तो भी राज्यसभा के साथ में उसकी बराबर की भूमिका रहती है। हाँ, कभी कभी दोनों में डेडलॉक आ जाता है, दोनों में गतिरोध आ जाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो वो भी लोकसभा के सदस्यों का काम रहता है। उसमें लोकसभा को थोड़ी सी मेजोरिटी इसलिए रहती है, आर्टिकल 108 में कहा गया है कि जब भी साधारण विधेयक को लेकर आपस में गतिरोध होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। उस संयुक्त सत्र में ये व्यवस्था रहती है कि लोकसभा जो है थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेज में रहती है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा है, 545 के आसपास है, 543 है, और राज्यसभा के लगभग उसे आधे से थोड़े से ज़्यादा है, तो वो थोड़े से मेजोरिटी में रहते हैं। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त सत्र होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये लोकसभा के सदस्यों के मोटे मोटे कार्य हैं। 3 तो ऐसे कार्य हैं जहां वो बहुत शक्तिशाली है। एक तो क्या है? सरकार का स्रोत है, जैसे मैंने बताया, सरकार जो है उन्हीं के प्रति जिम्मेदार रहेगी सामूहिक रूप से। दूसरा, ये मनी बिल के मामलों में। तीसरा, ये है ज्वाइंट सेशन के मामलों में। फिर जो है संविधान संशोधन करना हो, साधारण विधायन करना हो, राष्ट्रपति को चुनना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, इत्यादि इत्यादि कार्यों में भी लोकसभा के सदस्य रहते हैं संलग्न, लेकिन वो लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों की बराबर शक्तियों का जो है वो एहसास करते हैं। युद्ध के समय में, आपातकाल के समय में आपातकाल की घोषणा इत्यादि करनी, तब भी लोकसभा से और राज्यसभा से बराबर शक्तियों से काम चलता है। अगर लोकसभा विखंडित हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो राज्यसभा शक्तियां ले लेती है। उसमें डिटेल में आगे देखेंगे। तो पहले लोकसभा क्या है, फिर लोकसभा का सदस्य कौन बनेगा, फिर लोकसभा के सदस्य क्या क्या कर सकते हैं। अब लोकसभा के अंदर व्यवस्था कैसे चलती है? लोकसभा का मतलब क्या है? 543 लोग जो हैं लोकसभा के अंदर इकट्ठे हो गए, तो क्या क्या करेंगे, वो चीज़ हमें समझनी आवश्यकता है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा में कौन कौन से सदस्य, कितने सदस्य जा सकते हैं। देखिए, संविधान में लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम सीमा 552 दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकल उनका जो व्यवस्था जो रहती है वो रहती है 545 सदस्य उसमें रहते हैं। हालांकि जब संविधान बना था तो संविधान में व्यवस्था शुरू में ये की गई थी कि अधिकतम संख्या जो रहेगी वो 550 रहेगी, लेकिन बाद में व्यवस्था की गई कि 2 सदस्य जोड़े जाएंगे एंग्लो इंडियन, जो कि नामांकित होके जाएंगे, बाकी सब चुन के जाएंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे। राष्ट्रपति को अगर इस बात का भान है, इफ प्रेसिडेंट इज ऑफ the mind that Anglo-Indian community is not adequately represented in the lower house, then 2 persons from that community can be nominated by president on the advice of council of ministers। व्यवस्था दी गई थी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नामांकित करके राष्ट्रपति ला सकता है, ये व्यवस्था की गई। अब पहली बात, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है? ऐसे लोग जिनके पिता यूरोपियन रहे हो और उनकी माता इंडियन रही हो, उनकी संततियां जो है एंग्लो इंडियन कहलाती है। जनवरी 2020 में 104th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के माध्यम से ये एंग्लो इंडियन वाला क्लॉज जो है अब निकाल दिया गया है। तो अब संवैधानिक लिमिट जो है टोटल लोकसभा के मेंबर की वो 550 है, और प्रैक्टिकल कितनी है? 545 थी पहले, अब हो गई 543। तो वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा में होते हैं। इसमें करीबन 24% रिजर्वेशन है एससी और एसटी को। वर्तमान में लगभग 131 रिजर्व पोस्ट है लोकसभा में। अब लोकसभा में 543 टोटल सदस्य हैं, 131 रिजर्व्ड हैं, लेकिन लोकसभा को चलाने के लिए मिनिमम कितने लोग इकट्ठे हो, उसको कहा जाता है कोरम, या हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। इसका क्या अर्थ है? हमने मान लो कोई क्लास स्टार्ट की पढ़ाने के लिए, 50 स्टूडेंट्स है, उसके अंदर मिनिमम कितने लोग आ जाएंगे क्लास में पढ़ाई करना स्टार्ट करें, वैसा ही लगभग कोरम होता है। तो संसद यानी लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए मिनिमम 10% टोटल हाउस की स्ट्रेंथ के लोग वहां पे होने चाहिए, तभी जो है वो सदन चलेगा। यानी 543 का 10% जो है लगभग 54-55 लोग जो होंगे वो बैठेंगे, तो ही जो है सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। अब
संसद की, लोकसभा की कार्यविधि कैसे चलती है, संसद का डेली का बिजनेस कैसे चलता है, मतलब क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे चलता है वगैरह, उस समझने से पहले चलना पड़ेगा कि साल में कितनी बार लोकसभा लगती है। जैसे स्कूल्स में छुट्टियां होती है, कितने साल में कितने महीने तक स्कूल की क्लासेस चलती है, वैसे ही लेजिस्लेशन के कार्य से रिलेटेड सत्र होते हैं, वो सत्र कितनी बार चलते हैं वो जानना आवश्यक है। तो संविधान में ये वर्णन है कि हमारे जो संविधान में व्यवस्था है कि 3 सत्र लोकसभा के होते हैं, उसके अलावा कोई विशेष सत्र होता है तो उसको आहूत किया जा सकता है, लेकिन फिक्स्ड टेन्योर जो है, फिक्स्ड टर्म जो है वो 3 सत्र की रहती है। सत्र को सेशन कहते हैं। क्या मतलब है कि द पीरियड व्हेन द हाउस मीट्स एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस, ये सेशन है। मतलब ऐसा काल, ऐसी काल अवधि जब लोकसभा के लोग मिलते हैं और अपना काम करते हैं, जो उनका काम दिया गया है, उनको असाइन जो काम है, तो इसे सत्र कहा गया। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र बुला सकता है, लेकिन 2 संसद के सत्रों के मध्य में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 2 बार तो सत्र होने ही चाहिए। संसद के 3 सत्र हैं। पहला जो सत्र प्रारंभ होता है, पहला सत्र फरवरी से लेकर मई तक, इसे बजट सेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बजट पेश किया जाता है और नए वित्तीय वर्ष का आगाज भी किया जाता है। दूसरा सत्र, जिसे मानसून सत्र कहा जाता है, ये जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। तीसरा सत्र जो सबसे छोटा माना जाता है वो नवंबर से दिसंबर होता है, इसे विंटर सेशन कहा जाता है, शीतकालीन सत्र कहा जाता है। ये 3 सत्र हो गए। आपातकालीन सत्र बुला सकते हैं, राष्ट्रपति उसे आहूत कर सकते हैं। राष्ट्रपति हर वो काम करते हैं जो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सरकार शक्तिशाली अधिक है या लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, थोड़ा सा आपको जो क्लैरिटी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएगी। लोकसभा का सत्र कब होगा ये बुलाना, या संसद की सत्र कब, वो बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति किसके सलाह पे कार्य करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके कहने पर सलाह करता है? प्रधानमंत्री के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है दोनों कब तक मंत्री और प्रधानमंत्री रह सकते हैं? जब तक उनकी मेजोरिटी जो है वो लोकसभा में है। तो एक तरह का साइकिल बना हुआ है। मोटा मोटी साल में 3 सत्र हो गए, बजट हो गया, मानसून हो गया, शीतकालीन। अब एक सेशन के अंदर जो दिन होते हैं वो दिन भी बंटे हुए होते हैं। तो संसद का जो जैसे स्कूल की टाइमिंग होती है वैसे इसकी भी टाइमिंग होती है। 11 बजे से लेके 1 PM तक जो है वो फर्स्ट हाफ होता है, फिर 2 बजे से लेके और 6 PM तक सेकंड हाफ होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है, ऐसी चर्चाएं हो जाती है, ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसे बिजनेस आ जाते हैं जिसमें लंच ब्रेक जो है वो 1 से 2 बजे का होता है, वो खत्म हो जाता है। इसमें कुछ लंच ब्रेक नहीं रहता है और एक्सटेंडेड सेशन चलते रहते हैं 6 बजे के बियॉन्ड भी। अब जो 11 बजे से लेके 1 बजे तक का पार्ट है, इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है 11 बजे से लेके 12 बजे तक का पीरियड है, इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। क्वेश्चन आवर का मतलब है कि ये प्रश्न काल है। इसमें सरकार से संबंधित प्रश्न, सरकार में कौन है? वे लोग जो मंत्री हैं, तो मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं। कौन पूछेंगे? सरकार के सदस्य भी पूछ सकते हैं, मतलब पार्टी के सदस्य पूछ सकते हैं, दूसरे लोग भी पूछ सकते हैं, उन्हें प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। जो गैर सरकारी मेंबर्स जितने भी लोकसभा के अंदर हैं, यानी जो सत्तारूढ़ दल के अलावा वाले जो लोग हैं, इतर हैं जो लोग, वो प्राइवेट मेंबर्स, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से संबंधित। 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है तारांकित प्रश्नों के माध्यम से, जिनका उत्तर ऑरली दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से दिया जाता है। दूसरे जो होते हैं अनस्टार्ड, अतारांकित प्रश्न, जिनका उत्तर जो है वो सरकार जो है वो लिखित रूप में देती है। इस पर किसी तरह के पूरक प्रश्न या सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न और शॉर्ट नोटिस, 3 तरीके से प्रश्न पूछने की जो सिलसिला है, इसमें जो लिखित उत्तर पूछा जाता है कम से कम 10 दिन का समय देना होता है। जो संबद्ध मंत्री है या सदस्य है जो इसका जवाब देगा, 10 डेज का उसको अर्ली नोटिस मिलना जरूरी है। अब अगर 10 दिन का शॉर्ट नोटिस नहीं दिया फिर भी कोई प्रश्न पूछा जाना है, तो उस तरह के जो प्रश्न होंगे वो शॉर्ट नोटिस कहलाएंगे। और ये जो तीनों तरह के प्रश्न है, इसमें कौन सा प्रश्न कैसा है, इसमें क्या होगा, शॉर्ट नोटिस है या नहीं है, स्टार्ट माना जाए नहीं माना जाए, सारा प्रेरोगेटिव जो है स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। जनरली शॉर्ट नोटिस जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर जो है वो उस पीरियड के बाद में देते हैं जो अगला पीरियड कहलाता है। पहला पीरियड 11 से 12 बजे का जो पीरियड है, ये जैसे मैंने कहा आपकी क्वेश्चन आवर था, प्रश्न काल था। इसके बाद में 0 से लेके 1 बजे तक का पीरियड, इसे 0 आवर कहा जाता है, शून्य काल। शून्य काल में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, अरेंज्ड मैनर में पूछा जाए, ऑर्डर्ड तरीके से पूछा जाए, आवश्यक नहीं है। ज्यादातर इसमें शॉर्ट नोटिस का उत्तर भी दिया जाता है। इसमें जनरली महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, या आप समझ लीजिए शॉर्ट नोटिस में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका उत्तर देना होता है। बजट से रिलेटेड बातें होती है तो ये इसमें 2 बजे तक चलती है। फिर 2 बजे से लेके और 6 PM तक का जो पीरियड है, इसमें यूजुअल बिजनेस चलता है,
लोकसभा का इसमें अलग अलग तरह के, चाहे कॉलिंग ऑन मोशन हो, अलग अलग प्रकार के मोशन लाने हो, या जो नियम 377 है उसके तहत जो चर्चा करनी हो, संक्षिप्त परिचर्चा करनी हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या क्या रहता है वो हम संसदीय कार्यविधि में अलग से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब लोकसभा के मुख्य कार्य क्या क्या है। पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो लेजिस्लेटिव वर्क। लेजिस्लेटिव यानी विधायन के कार्य। विधायन के कार्य यानी कानून बनाना। तो विधायन का कार्य कैसे होता है, वो सरकारी मेंबर भी बिल ला सकता है, उसका प्राइवेट भी ला सकता है, यानी विपक्ष का व्यक्ति भी ला सकता है, जो सत्तारूढ़ है व्यक्ति वो भी ला सकता है। वो कैसे चलता है, उसके क्या 3 स्टेजेस हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट काम है इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन। सेकंड जो है वो फाइनेंशियल वर्क है। लोकसभा जो है वो वित्तीय कार्य भी करती है, जो मनी बिल से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड मामले हैं, या विभिन्न समितियों से रिलेटेड मामले हैं, जिसको प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट समिति कहा जाता है, तो समिति कहा जाता है। तो ये भी जो है लोकसभा का इंपॉर्टेंट काम है। तीसरा कार्य है मोशन या रेजोल्यूशन लाना, अलग अलग प्रकार के संकल्प लाना, अलग अलग प्रकार के जो है मुद्दे जो है संसद में लाना, उन पर चर्चा इत्यादि करना, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट काम रहता है। इस पर भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। संसद में जो भी बिल बनते हैं, जो भी विधायन का कार्य होता है, काफी टेक्निकल होता है। तो ये कार्य जो है संसद में अधिकतर जो है कमिटीज के माध्यम से करवाया जाता है। समिति व्यवस्था, तो हमारे यहाँ पर जो संसद की जो विधियां हैं, संसद के जो बने हुए कानून है, वो जनरली पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम से निकल के आते हैं। तो संसदीय समिति व्यवस्था जो है ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट काम रहता है। अब लोकसभा के अधिकारीगण कौन होते हैं। लोकसभा के अधिकारीगण में सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। आर्टिकल 93 में इनका कहा हुआ है। स्पीकर के क्या काम है, डिप्टी स्पीकर के क्या काम है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनको कैसे चुना, उस पर एक अलग से वीडियो बनेगा। बट अभी आप केवल ये जान लीजिए कि 93 में इन दोनों के बारे में कहा गया है। ये होल सोल है लोकसभा के। जब स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर काम करता है। बाकी इनके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा लोकसभा का एक सचिवालय होता है। लोकसभा का सचिवालय जो है इंपॉर्टेंट काम करता है। आर्टिकल 98 कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में चर्चा करता है। लोकसभा के सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी जनरल होता है, वो भी प्रमुख अधिकारियों में से आता है, जो लोकसभा की दैनिक कार्यों में और निरंतर चलने वाले कार्यों में लोकसभा स्पीकर की सहायता करता है। सामान्यतः जो जनरल सेक्रेटरी जो रहते हैं सेक्रेटेरिएट के, वो IAS ऑफिसर रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें आ सकते हैं। तो ये सामान्य एक परिचय है लोकसभा का। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और फिर जो है संसदीय विधियों के बारे में। शुक्रिया।